अच्छा एक बात मैं आप सबको समझा दूं, ये बात जहन नशीन कर लें कि आपको ऐसा लग रहा होगा सर ने अभी तक पहली एंट्री भी नहीं समझाई, लेकिन आपको पता है मैं बातों बातों में आपको ये वाली एंट्री समझा चुका हूँ। पता है आपको ये बात? अच्छा सर, अगर कभी मिसाल के तौर पर, अब पता है इतनी अजम्पशन बन सकती है, लेकिन फिर होगा क्या, अगर अगर और आखिर में मगरमच्छ आके खा जाएगा, तो इसलिए अभी अगर मगर नहीं करते, जिंदगी को आसान बनाते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री, यानी अगर यहाँ डायरेक्ट ये क्रेडिट कर देता जनरल लेजर और यहाँ डेबिट हो जाता फैक्ट्री लेजर, तो ये एंट्री का इंतकाल पुरमलाल हो जाता है ना, बोलो। लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने फैक्ट्री पेरोल यहाँ क्रेडिट किया। अच्छा सर, अगर हम कर दें सर, वो नहीं कर रहा, हम कर दें, तो फिर बस एक चीज का ख्याल रखना, अगर तुम यहाँ डायरेक्ट जनरल लेजर क्रेडिट करो तो यहाँ फैक्ट्री लेजर डेबिट करना, लेकिन फिर ऐसा कब करोगे, जब तुम्हें सिर्फ सैलरी दी हुई हो, जब तनख्वाहों का जिक्र हो रहा हो, सिर्फ बोलो कितने डिपार्टमेंट का और कहाँ कहाँ का, फिर बोलो कोई बताओ, ताकि मुझे पता चले ना तुम्हें पता है। हफ्सा 4 डिपार्टमेंट का, 4 का है जब भी तो यहाँ पेरोल लिखा हुआ है बेटा, सिर्फ ऑफिस का नहीं भाई। ऑफिस का क्यों एमन, जब आपको सिर्फ फैक्ट्री का डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ हो, ऑफिस का दिया वही ना हो, तो फिर आप ये एंट्री बना सकते हैं। अभी पेरोल के अंदर कितने डिपार्टमेंट शामिल हैं, अभी तो बताया था मैंने, पेरोल के अंदर 4 डिपार्टमेंट शामिल हैं। तो फिर ये पेरोल अगर मैं यहाँ लिख दूं क्या, जर्नल लेजर, और यहाँ लिख दूं फैक्ट्री लेजर, तो दोनों की अमाउंट मैच ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट की तनख्वाह है। तो इसलिए शराफत इसमें है कि पेरोल की 4 अमाउंट की अमाउंट डिपार्टमेंट के अमाउंट से डेबिट कर दो, फिर 2 अपार्टमेंट जो 2 डिपार्टमेंट है उनकी अमाउंट से क्रेडिट करो और कहो ये फैक्ट्री की है, फैक्ट्री हमने तुम पर एहसान किया। फैक्ट्री ने बोला हाँ ये ऑफिस का हम पर एहसान है। ये और ये एंट्री समझ में आ रही है? हाँ, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। इस एंट्री में आप कुछ चीजें समझने की है। मसलन जब पूरी फैक्ट्री का, पूरे ऑफिस का पेरोल बन जाता है, तो बेटा पेरोल बनाते हुए मुलाजमीन की तनख्वाहों से इनकम टैक्स और मुख्तलिफ तरह की डिडक्शंस की जाती हैं एज पर लॉ। कानून कहता है कि आप अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों से टैक्स काटें, आपको कोई परसेंटेज वगैरह नहीं है, आपको परेशान नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना किसकी कितनी तनख्वाह होगी तो कितना टैक्स होगा। सवाल में लिख के दिया हुआ होगा कि आप 10% टैक्स काट लें, तो जो भी पेरोल की अमाउंट होगी टोटल, सुना किसकी अमाउंट होगी, जो टोटल पेरोल की अमाउंट का आप 10% टैक्स काट लेंगे और यहाँ लिख देंगे इनकम टैक्स पेएबल के नाम से। सुन रहे हैं मेरी बात? आप एंट्री बनाएंगे पेरोल डेबिट, 4 डिपार्टमेंट की तनख्वाहें सारी आ गई यहाँ पर, और पहला क्रेडिट होगा इनकम टैक्स पेएबल। सर क्या मतलब है, मुलाजमीन की तनख्वाहों से इनकम टैक्स काट के हमने रख लिया और ये हमें गवर्नमेंट को अदा करना है, इसलिए हमारी लायबिलिटी है। कौन कह रहा है? ऑफिस वाले कह रहे हैं, समझ रहे हो? ऑफिस वालों ने कहा कि ये इनकम टैक्स हम पर पेएबल है, हमें अदा करना है गवर्नमेंट के इदारों को। अच्छा, इसी तरह तो हुकूमत फिर कह, हम क्या है ना सैलरी काटेंगे? समझ में नहीं आई, दोबारा बोलो कोमल। हाँ बेटा, फिर हम क्या सैलरी भी डिडक्ट सैलरी, करें मुलाजमीन की? हाँ सैलरी डिडक्ट जो कर रहे हैं बता रहा हूँ कौन सी सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं आप। अब हम एम्प्लॉयज की तनख्वाह से एक चीज और डिडक्ट करते हैं एज पर लॉ। कानून हमें कहता है कि आप अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देते हुए, अगर, अब ये प्रोविडेंट फंड का बाकायदा पूरा एक लॉ है, मैं वो लॉ नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन कानून कहता है कि आप अपने मुलाजमीन की तनख्वाह से कुछ पैसे काटें और उतने ही रुपए आप मिलाकर उनके नाम पर रख दें, और जब वो मुलाजिम ऑफिस छोड़ के जाए तो आपने वो प्रोविडेंट फंड के पैसों से अदा करने हैं। मेरा ख्याल है प्रोविडेंट फंड इससे पहले डिस्कस हो चुका है, तो अब मैं बार बार डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक बार फिर बोलूंगा इसी तरह मुहज्जब अंदाज में, गौर से सुन लें। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? मुलाजमीन की तनख्वाह से डिडक्ट होता है, जितने रुपए डिडक्ट होते हैं, यानी पेरोल बन तो रहा था बिलफर्स्ट जो भी अमाउंट थी, उसमें से कुछ परसेंट प्रोविडेंट फंड की अमाउंट डिडक्ट कर ली। जब डिडक्ट की तो सर क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पैसे हमने मुलाजमीन को देने, अभी देने, अभी देने नहीं है, तो वो पैसा है कंपनी की लायबिलिटी, जिम्मेदारी। और फिर इतने ही रुपए कौन मिलाएगा? जितने रुपए काटे इतने रुपए कौन मिलाएगा, बोलो जल्दी बोलो, कौन मिलाएगा? मालिक। तो मैं उसकी एंट्री भी बनाना सिखाऊंगा, अभी वो अलग एंट्री बनेगी। ये रही, किसी को बहुत घबराहट हो ना तो वो ये वाली एंट्री देख ले, लेकिन मेरा ख्याल है शराफत इसमें मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलोगे तो बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो बस अब ये खत्म होने वाली है, ये वाली एंट्री खत्म होने वाली है, फिर हम 17 पे जाएंगे डायरेक्ट। इसके बाद आखिर में आ गया एक्रूड पेरोल। सर इसके अलावा भी और डिडक्शन हो सकती है? हाँ, जो भी डिडक्शन होंगी क्वेश्चन में मेंशन होंगी, आप वो यहाँ पे लिखेंगे, प्रोविडेंट फंड पेएबल
इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट। और अब जो टोटल पेरोल में से ये दो चीजें डिडक्ट करने के बाद अब जो बचा वो सब अदा किया जाएगा, वो कंपनी पे करेगी इन फॉर्म ऑफ कैश, उसे कहते हैं एक्रूड पेरोल, पेरोल पेएबल। समझ आई मेरी बात? इस पेरोल पेबल में सारे डिपार्टमेंट की तनख्वाह शामिल है, और वो सारे डिपार्टमेंट की तनख्वाह में से उनकी तनख्वाहों का प्रोविडेंट फंड भी काट लिया, इनकम टैक्स भी काट लिया, और बोला बस इतने रुपए ने दे दो, तो एक्रूड पेरोल क्रेडिट हो गया। और फिर एक्रूड पेरोल को अगली एंट्री में डेबिट क्यों किया सर? क्योंकि अब हम उसकी अदायगी कर रहे हैं, तो हमारे ऑफिस से पैसे, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो तो हमेशा डेबिट, एक्रूड पेरोल, पेरोल पेबल डेबिट, और बैंक हमारा क्रेडिट हो गया। सर यहाँ पे एंट्री नहीं बनी, भाई यहाँ पे क्यों बनेगी? इन्होंने बोला बस जिम्मेदारी खत्म और बैंक से पैसे चले गए, तो बैंक डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भिजवा दिए होंगे, फैक्ट्री के मुलाजमीन के भी बैंक अकाउंट में भिजवा दिए होंगे, ऑफिस के मुलाजमीन के भी बैंक अकाउंट में, तो हमारा बैंक बैलेंस हो गया कम, मुलाजमीन चाहे ऑफिस के हो चाहे फैक्ट्री के, उनके बैंक बैलेंस में हो गया कुछ भी नहीं हुआ, इजाफा। और उनके अकाउंट में इजाफे से हमें कोई गर्ज? हमारा फोकस तो किस पर है? ऑफिस पर और फैक्ट्री पर, सही है? बोलो यार ईमानदारी से, 14, 15, 16 तुम्हें क्लियर है, तो फिर 17, 18, 19 आराम आराम से समझाऊं? ईमानदारी से बताओ बिल्कुल। हाँ, तकल्लुफ करोगे नुकसान में रहोगे, यकीन मानो मेरा। और हाँ अच्छा, अब कितने परसेंट है, कितने परसेंट क्लियर? शायद ये भी बोल दूं, ये भी बड़ा अच्छा होगा अगर मैं ये बोल दूं अभी। अगर तुम्हें ये 3 एंट्री जो मैंने अभी समझाई, अगर तुम्हें ये 50-60% भी क्लियर है तो बहुत है ये हमारी सेहत के लिए। क्योंकि जब तुम इनको अमाउंट के साथ प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम ऐसे चैंपियन हो जाओगे, यकीन करो। तुम बोलोगे सर बहुत आसान है, बहुत मजे का है सर, आप बहुत डराते हैं। डराता नहीं हूँ मैं, डराने के लिए थोड़ी आता हूँ आपको। अगर मैं डराऊंगा तो फायदा, बच्चे मुझसे पढ़ना छोड़ देंगे। डरा नहीं रहा मैं, आपकी सिर्फ तवज्जो चाह रहा हूँ। अगर आपको 50-60% भी समझ आ गया, किसी को 40% भी समझ आ गया, तो जब अमाउंट आएंगी ना, तो आप देखना उसकी समझ 90, 95, 100% को टच करेगी। वो बोलेगा ये तो 100% समझ आ गया। लेकिन अगर किसी को 10-20% समझ आया, तो फिर उसके लिए मैं रिपीट करने को तैयार हूं। आई थिंक आप सबको किसी हद तक समझ आ गया, मोर देन 50% लोग क्लियर हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। याद है ये पेरोल कितनी अमाउंट का सम है? बस ये याद रखना, ये पेरोल कितनी अमाउंट का सम होगा, कितने डिपार्टमेंट के अमाउंट का सम है? 4, सही है। और 4 में से हम उन चारों डिपार्टमेंट की तनख्वाहों में से प्रोविडेंट फंड के पैसे काटेंगे, इनकम टैक्स के पैसे काटेंगे, और बाकी पैसे उन्हें अदा करेंगे। बाकी जिम्मेदारी को कहेंगे एक्रूड पेरोल, और फिर अगले दिन एक्रूड पेरोल जिम्मेदारी खत्म करके बैंक से उन सबको पेमेंट्स करवा देंगे, चाहे वो स्टाफ ऑफिस में बैठा हो, चाहे वो स्टाफ फैक्ट्री में बैठा हो। बैंक को बोलेंगे ये अकाउंट नंबर है, ये एम्प्लॉइज हैं, इनके अकाउंट में इतनी इतनी तनख्वाह ऐड कर दो, तो बैंक बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है भाई कि देखो ना, तुम एक तरीके से ऑफिस का खर्चा भी रिकॉर्ड कर रहे हो और फैक्ट्री के डिपार्टमेंट की तनख्वाहें भी रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ऑफिस का खर्चा तो चलो डेबिट में आता है, लेकिन आज ऑफिस का खर्चा अगर रिकॉर्ड हो रहा होता तो हम यहाँ लिख लेते सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस। लेकिन आज इस पेरोल में ऑफिस के डिपार्टमेंट भी हैं और बोलो फैक्ट्री के डिपार्टमेंट भी हैं। तो हमने एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया पेरोल, और अब इस पेरोल में जितना खर्चा बिलोंग करता था, कहां से बोलो, जितना खर्चा, ये पेरोल 4 डिपार्टमेंट की अमाउंट है ना, इसमें से कितने डिपार्टमेंट की अमाउंट बिलोंग करती है फैक्ट्री से? इसमें से कितने डिपार्टमेंट की अमाउंट फैक्ट्री से? तो हमने उसे हाथ के हाथ क्लोज किया या नहीं? पेरोल क्रेडिट किया और बोला फैक्ट्री हमने ये तुम पर एहसान किया है। कौन बोल रहा है ये बात? कौन बोल रहा है ये बात कि फैक्ट्री हमने तुम पर एहसान किया? ऑफिस बोल रहा है। और फैक्ट्री इस एहसान को एक्नॉलेज कर रही है। फैक्ट्री कह रही है कि हाँ, आपके एहसान की वजह से फैक्ट्री पेरोल डेबिट, जर्नल लेजर क्रेडिट। अभी भी समझ नहीं आया? तो क्या पेरोल का अकाउंट पूरा कंप्लीट क्लोज हो गया? काशान भाई बताना जरा, मेरे दोस्त अपनी खूबसूरत आवाज में, तुम बताओगे बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। काशान मेरा बेटा, पेरोल का अकाउंट क्या जीरो हो गया मेरा बच्चा? नो सर। खुश रहे मेरा बेटा, खुश रहे, वरना एकदम पैरों में हार्ट अटैक आता मेरे।
पेरोल का टोटल जो डेबिट हुआ है वो 4 डिपार्टमेंट है, अभी तो 2 डिपार्टमेंट क्लोज हुए हैं। तो क्या ख्याल है, तुम इजाजत दो तो मैं 17 समझाने के बजाय आगे वाली समझा दूं, पेरोल को घर छोड़ दूं? तुम सब अगर बोलो तो मैं पेरोल को यस घर सर, छोड़ दूं। छोड़ दें। तो पेरोल में अब कितने डिपार्टमेंट की तनख्वाह बची, बोलो कौन कौन से? जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो अब उनको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और वो होते ही खर्चे कहां से बिलोंग करते हैं? वो खर्चे तो होते ही ऑफिस के हैं। तो पेरोल टेम्परेरी अकाउंट है, बाकी अमाउंट जो बची डेबिट में उसे क्रेडिट कर दिया। एंट्री नंबर 18। समझ में नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एंट्री नंबर 18 पेरोल बाकी अमाउंट। ये पेरोल क्रेडिट हुआ कौन सा? ये पेरोल क्रेडिट हुआ कौन सा? फैक्ट्री वाला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। ये पेरोल क्रेडिट हुआ कौन सा? ऑफिस का और सेलिंग एंड मार्केटिंग का। तो ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट, पेरोल क्रेडिट। अल्लाह करे आपको ये एंट्री समझ आई हो। और मेरा ख्याल है कि इस पेरोल को मैंने घर छोड़ दिया है। अगर पेरोल डेबिट हुआ था, अमाउंट मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, जितने से भी उसमें से कुछ हिस्सा फैक्ट्री को चार्ज हो गया और कुछ हिस्सा ऑफिस के एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड हो गया। बट जब ये सारे पेरोल बन रहे थे तो हमने सबके नाम डेबिट करने के बजाय एक टेम्परेरी अकाउंट खोला था पेरोल, जिससे हमारा काम करना आसान हो जाए। अरे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 14, 15, 16 और 18 क्लियर हो गई? सर यहाँ एंट्री नहीं बनी। अरे यहाँ क्यों बनेगी? ये पेरोल प्रॉपर, ये पेरोल बिलोंग करता था 4 डिपार्टमेंट से, 2 ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। जो फैक्ट्री से बिलोंग करते थे उसकी एंट्री दोनों तरफ बनी, और जो ऑफिस से बिलोंग करते हैं वो ऑफिस ने अपना खर्चा चुपचाप लिख लिया। आगे बढ़ रहा हूं अगर तुम्हारी इजाजत है। अच्छा अब सुनना, बस अब 2 एंट्री बची मेरा बेटा। एक बची 17, एक बची 19। लो, हाथी तो निकल गया इतनी आराम से, पता भी नहीं चला। हाँ, हाथी को तो हमने गुजार भी दिया। अच्छा, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए तुम्हारी अब इस पे, मुझे तुम्हारी मैक्सिमम तवज्जो चाहिए सब बच्चों की। एक ये, चलो सर ये क्या है? मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब आप सो रहे थे शायद, क्या आप अपने मुलाजमीन की तनख्वाह से डिडक्ट कर रहे हैं क्या? पीएफ बोल दें, सिर्फ पीएफ, इतना सारा लिखना मुश्किल हो रहा है तो पीएफ बोल दें। प्रोविडेंट फंड, कानून कहता है जितना उनकी तनख्वाह से पीएफ कटेगा उतने ही रुपए कौन मिलाएगा? उतने ही रुपए कौन मिलाएगा? मालिक। एक बात बताओ, सोच कर मेरा साथ दो, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोविडेंट फंड क्या सिर्फ ऑफिस के स्टाफ की तनख्वाह से कटा है? क्या आज प्रोविडेंट फंड सिर्फ फैक्ट्री के स्टाफ की तनख्वाह से कटा है? क्या आज प्रोविडेंट फंड सिर्फ डायरेक्ट लेबर की तनख्वाहों पे कटा है? आपका जवाब है सर चारों के ऊपर कटा है, इतना टाइम ना वेस्ट करें हमारा। मैंने कहा जबरदस्त, चारों की तनख्वाह पे कटा है तो इसका मतलब है चारों की तनख्वाह पे जितना कटा है उतना ही कौन कंट्रीब्यूट करेगा? मालिक। तो मालिक कहेगा जो स्टाफ कहाँ का है, जो स्टाफ कहाँ का है, बोलो, कर्सर देख रहे हो, जो स्टाफ कहाँ का है? जवाब ही नहीं दे रहे लोग, कर्सर देख के भी नहीं बता रहे। जो स्टाफ कहाँ का है? फैक्ट्री का। उसके प्रोविडेंट फंड को कंट्रीब्यूट करने का खर्चा भी कौन बर्दाश्त करेगा? फैक्ट्री, है ना? और जो स्टाफ कहाँ का है? जो स्टाफ कहाँ का है? ऑफिस का। उनके प्रोविडेंट फंड में पैसे मिलाने का खर्चा बर्दाश्त करेगा ऑफिस। तो पढ़े लिखे बच्चों को तो 17 और 19 समझ भी आ गई, लेकिन अभी मैं घर छोड़ूंगा बिल्कुल। आपको तो पता है मैं घर छोड़े बगैर सुकून में ही नहीं आता, अभी छोड़ता हूं आपको घर। तो अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी तनख्वाह पे प्रोविडेंट फंड कितना है? अरे इनकी तनख्वाह हमें पता होगी ना ऑलरेडी, लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की तनख्वाहें सवाल में दी हुई होंगी। उस अमाउंट का 5%, 7% जितना भी प्रोविडेंट फंड होगा वो हम कंप्यूट करेंगे,
और फिर हम अपने पास एंट्री बनाएंगे, कहेंगे कि आज प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में मजीद पैसे डाले जा रहे हैं, कितने, जितने रुपए मुलाजमीन की तनख्वाह से कटे थे फैक्ट्री के, और फैक्ट्री इस खर्चे को बर्दाश्त कर रही है। अब चाहे ये मजदूर हो डायरेक्ट, चाहे ये मजदूर हो इनडायरेक्ट, याद रखना डायरेक्ट लेबर की डेफिनेशन क्या है कि जब तुम मजदूरों को पैसे दो उनके काम करने के बदले में। क्या प्रोविडेंट फंड ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रोविडेंट फंड की जो कमेटी डाल रहे हो मुलाजमीन के नाम पे, क्या तुम इसके बदले में उनसे काम करवाते हो? नहीं, काम नहीं करवाते। ये तो तुम्हें कानून पाबंद करता है कि तुम अपने एम्प्लॉयज की फलाह बहबूद के लिए उन्हें नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वो तुम प्राइवेट इदारा चला रहे हो, तुमने उन्हें पेंशन तो देनी नहीं है बुढ़ापे में, तो तुम क्या बनाओ उनके लिए, प्रोविडेंट फंड बनाओ, और उस प्रोविडेंट फंड में कुछ उनके तनख्वाह काटो और कुछ जितनी उनके अकाउंट से तनख्वाह काटो उतने रुपए अपने पास से मिला के उनके नाम की कमेटी रखो। जब वो छोड़ के जाएंगे तो तुम्हें वो उनको पैसे देने हैं विद इंटरेस्ट, क्योंकि उस पैसे को जमा करके अपने पास नहीं रखना ऑफिस में, बल्कि उस पैसे को कहीं दूसरे कारोबार में लगाना है। उस पर जो मुनाफा हो वो मुनाफा उन्हीं के दरमियान बांटना है। मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी। अब काम की बात सिर्फ इतनी सी है कि आज प्रोविडेंट फंड जितना भी बनेगा, किसका, फैक्ट्री का, तो वो फैक्ट्री का क्या कहलाएगा, जितने रुपए मुलाजमीन की तनख्वाह से कटे वो तो सबके हैं ना, चारों डिपार्टमेंट के हैं। यहाँ जो अमाउंट होगी वो कितने डिपार्टमेंट की होगी बोलो? प्रोविडेंट फंड पेबल यहाँ जो लिखा होगा वो कितने डिपार्टमेंट का होगा? 4। लेकिन यहां जो प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट हुआ, सोच के बताओ ये कितने डिपार्टमेंट का है? अब ये 2 डिपार्टमेंट का। क्यों? क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड पेबल कौन दे रहा है? फैक्ट्री दे रही है। फैक्ट्री कह रही है खर्चा मैंने अपने पास लिख लिया, पैसे तो मेरे पास वैसे भी होते, तो पैसे तुम अपने पास से लिख लो और मैंने अपना खर्चा लिख लिया है, एफओएच कंट्रोल, एफओएच एक्चुअल डेबिट। और खर्चा किस चीज से? फैक्ट्री को बताया कि ये खर्चा मेरा प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, जो कि ऑफिस अपने पास मेंटेन कर रहा है। प्रोविडेंट फंड के पैसे कौन अपने पास मेंटेन कर रहा है? ऑफिस। तो इन्होंने एंट्री बना दी क्या, एफओएच कंट्रोल डेबिट, एफओएच एक्चुअल डेबिट और जर्नल लेजर क्रेडिट। सर एफओएच क्यों डेबिट किया, ये समझ नहीं आया। क्योंकि आज जो मुलाजमीन को पैसे दिए जा रहे हैं वो किसी प्रोडक्ट को बनाने के एवज नहीं दिए जा रहे, तो इसलिए उसे एफओएच कहा जा रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट खर्चा। और फिर इसी तरह इन्होंने अपने पास कहा कि हमने प्रोविडेंट फंड में यहाँ पैसे डाले थे पेरोल के अमाउंट में से काट के, अब पैसे मिला है फैक्ट्री के नाम पर, तो ये पैसे फैक्ट्री ने हमें एक तरीके से बोले उसके कहने पर हमने मिलाया, तो फैक्ट्री हमने तुम पर जी जी काशान भाई बिल्कुल। फैक्ट्री के प्रोविडेंट फंड को एफओएच कंट्रोल के नाम से लिखेंगे और यहाँ पे ये बोलेगा फैक्ट्री लेजर डेबिट और प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट। प्रोविडेंट फंड पेबल में और पैसे आ गए, और ये किस स्टाफ की तनख्वाहों के आए हैं? फैक्ट्री की स्टाफ की तनख्वाहों के। तो इन्होंने फैक्ट्री लेजर डेबिट कर लिया और प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट कर लिया। आप सब लोग मेरे साथ हैं दिमागी तौर पर? प्रोविडेंट फंड में थोड़ा बहुत दिमाग घूम सकता है आपका, अंदाजा है मुझे, लेकिन बस परसेंटेज बता दी ना मैंने आपको सिंपल, 40 50 60, 40 50 60, इतना भी समझ आ रहा है? इनफ है। और किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछे। सर एफओएच कंट्रोल क्यों डेबिट हुआ है, ये डब्ल्यूआईपी क्यों डेबिट हुआ था, ये एफओएच क्यों डेबिट हुआ था? ये डायरेक्ट लेबर की तनख्वाह थी, प्योर तनख्वाह। ये इनडायरेक्ट लेबर की प्योर तनख्वाह थी। अब ये किसकी तनख्वाह है? ये तनख्वाह नहीं है, ये कानून मजबूर कर रहा है कि तुम उनकी तनख्वाहों में से जितने रुपए प्रोविडेंट फंड काटते हो इन दोनों डिपार्टमेंट की तनख्वाहों से, उतने रुपए तुम भी मिलाओ। तो जब फैक्ट्री उतने ही रुपए मिलाएगी तो फैक्ट्री कहेगी मेरा और हुआ, क्या हुआ और मेरा? खर्चा। तो खर्चे का नाम है एफओएच कंट्रोल, एफओएच एक्चुअल। और कहा मेरे पास से तो पैसे नहीं गए, ये प्रोविडेंट फंड के पैसे तो कौन मेंटेन कर रहा है अपने पास? ऑफिस। तो इसलिए इन्होंने कहा ऑफिस आपका शुक्रिया, मैंने खर्चा लिख लिया है, आप प्रोविडेंट फंड के पैसे प्रोविडेंट फंड में डाल दो। इसके लिए हमने अकाउंट यूज किया कौन सा? जर्नल लेजर का। और फिर इन्होंने बनाया अपने पास, ऑफिस वालों ने बोला फैक्ट्री लेजर डेबिट और प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्रेडिट। प्रोविडेंट फंड पेबल बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या बोलेंगे? प्रोविडेंट फंड पेबल।
ये अकाउंट तो कॉन्ट्रा हो गया, क्या ख्याल है? फैक्ट्री लेजर, जर्नल लेजर, असल अकाउंट है एफओएच कंट्रोल और प्रोविडेंट फंड पेबल। चले मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेता हूँ, आपको ये समझ में नहीं आ रही, ऐसी फर्ज कर लेता हूँ। चले 19 समझ लें, हो सकता है 19 समझें तो दिमाग चलना शुरू हो जाए और 17 भी समझ आ जाए। क्या ख्याल है? कभी कभी होता है ना ऐसा यार, आप बहुत तकल्लुफ करते हैं, आप जो है वो डरते हैं, आप कहते हैं नहीं यार सर से बार बार पूछेंगे सर तप जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं तपेंगे। अगर आपको लेट सपोज थोड़ी देर के लिए कहता हूँ 17 समझ नहीं आ रही ना, आइए 19 समझ लेते हैं। बोलिए, इस पेरोल में 4 डिपार्टमेंट की तनख्वाह थी और चारों डिपार्टमेंट की तनख्वाह से प्रोविडेंट फंड काटा था। तो अब वो चारों डिपार्टमेंट का है, उसमें से 2 डिपार्टमेंट कौन से हैं? आपके ऑफिस के, एक जर्नल एंड एडमिन और एक सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो जर्नल एंड एडमिन और सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तनख्वाहों का जो प्रोविडेंट फंड बनता है वो यकीनन हमें सवाल में बताया हुआ होगा ना कि कितने रुपए। देखो ना, ये एंट्री अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी मैंने तुम्हें, जिसमें मैंने तुम्हें बोला था आओ मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ, याद है? पेरोल क्रेडिट क्या था? ये फैक्ट्री का था, और ये पेरोल क्रेडिट क्या था? ये ऑफिस का था। तो इसका मतलब है हमें ऑफिस के स्टाफ की, जर्नल स्टाफ की सैलरी भी पता है, सेलिंग एंड मार्केटिंग की सैलरी भी पता है। तो इनकी सैलरी उठाई और उसके ऊपर जो भी परसेंटेज लगानी है, 2%, 4%, 5%, 8%, जो कानून कहता है वो परसेंटेज अप्लाई करके कहा कि प्रोविडेंट फंड इतने रुपए ऑफिस के स्टाफ की तनख्वाहों पर मजीद ऑफिस वाले कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑफिस ने कहा ठीक है ये हमारा खर्चा है, ऑफिस वालों ने कहा ये हमारा खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और पेरोल क्रेडिट। ये तो मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ ना, यानी पेरोल क्लोज किया। लेकिन अब अगर वापस आऊं मैं किस पर? प्रोविडेंट फंड पर। तो प्रोविडेंट फंड की सिंपल कहानी है, समझ में नहीं आया 17 क्या? 17 अभी समझ में नहीं आई ना अगर मिसाल के तौर पर, तो 2 मिनट रुक जाओ, 19 समझा दूं। इस पेरोल के अमाउंट में ऑफिस के दोनों डिपार्टमेंट हैं और उनकी तनख्वाहों से भी प्रोविडेंट फंड काटा है। तो इतने ही प्रोविडेंट फंड जो 2 डिपार्टमेंट का बनता है वो और कौन कंट्रीब्यूट करेगा? वही 2 डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे जिनके नाम का है। कौन सा डिपार्टमेंट है वो? एक है जर्नल एंड एडमिन स्टाफ और एक सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो जितना जितना प्रोविडेंट फंड इन दोनों डिपार्टमेंट को बेयर करना है। सर हमें कैसे पता चलेगा? यार अगर तुम एडवांस सवाल करोगे तो फिर मुश्किल में आ जाओगे। ऐसे पता चलेगा कि हमने अपने पास ऑफिस के स्टाफ की तनख्वाह लिखी होगी ऑफिस जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस के नाम से, सेलिंग वालों की तनख्वाह सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस के नाम से लिखी होगी। हम इधर से अमाउंट उठाएंगे और जो भी प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज होगी वो इस पर अप्लाई करेंगे और कहेंगे इतना ही प्रोविडेंट फंड ऑफिस भी मिलाएगा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। तो ऑफिस का खर्चा हुआ जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट। ये प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट हुआ। ये प्रोविडेंट फंड कितने डिपार्टमेंट के अमाउंट से? अब चेक करता हूं तुम लोग जिंदा हो या नहीं। ये प्रोविडेंट फंड कितने डिपार्टमेंट के अमाउंट से है? ये प्रोविडेंट फंड कितने डिपार्टमेंट के अमाउंट से है? 2। ये 4 है, ये 2 है, और बाकी 2 के पैसे हमें फैक्ट्री वालों ने बोला कि ऑफिस आप मिला दो। तो आई होप शायद अब आपको बहुत क्लियर हो गया हो अल्लाह के हुक्म से। ये वाला पॉइंट समझ आया? प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी बढ़ा रहा है ऑफिस। सर क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि ऑफिस के स्टाफ की तनख्वाहों पे भी प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया जाता है। ऑफिस में कितने तरह का स्टाफ है? 2 तरह का। तो जो उनकी सैलरी बनती है, जो प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज है, उतने रुपए प्रोविडेंट फंड पेबल में और डाल दिए। तो प्रोविडेंट फंड पेबल यहाँ क्रेडिट हुआ 4 डिपार्टमेंट के अमाउंट से, 2 यहाँ क्रेडिट हो गया, 2 यहाँ क्रेडिट हो गया। तो जितने रुपए क्रेडिट हुए थे उतने ही रुपए मालिकान ने भी मिला दिए। और मालिक मिलाता है से मुराद ये है कि जहां जिस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो मिलाएगा। तो आज इन्होंने पैसे मिलाए और इन्होंने भी पैसे मिलाए। ये फैक्ट्री का स्टाफ है, ये ऑफिस का स्टाफ है। भाई अब बताओ इसमें से कौन सी एंट्री समझाऊं? ईमानदारी से बोलो यार। मेरे मुताबिक तो ये कंप्लीट हो गया। अब अगर तुम 40, 50, 60% भी क्लियर हो तो जब तुम एंट्रीज बनाओगे ना, सवाल करोगे मेरे साथ, तो फिर तुम्हें और अच्छा समझ आएगा। कौन सा पॉइंट चाहते हो मैं थोड़ा सा क्लियर करूं फर्दर? कोई भी फरमाइश करना चाहते हो कर लो, अभी वक्त है। कोई फरमाइश नहीं है भाई? कोई कुछ नहीं कह रहा? अच्छा ओके ओके, काशान भाई कह रहे हैं सर और ज्यादा ना करें वरना मिक्स हो जाएगा। चलो ठीक है,
एक काम करते हैं फिर, ये आसान आसान सी एंट्री है, ये पढ़ता हूँ, सही है, इससे तुम्हें जरा थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करते हैं, क्या ख्याल है? एक क्वेश्चन करके क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है? सही है, डन, शुरू करें। एक्रूट पेरोल बिल्कुल ऐसा ही है तुम्हारा। एक्रूट पेरोल ऐसा है कि तुमने जब पूरा चारों डिपार्टमेंट का प्रोविडेंट पेरोल जमा कर लिया, तो पहले तुम एंट्री बनाती थी, याद करो कोमल, WIP डेबिट, FOH डेबिट, और यानी डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और पेरोल पेबल क्रेडिट। आज पेरोल पेबल ये लिखा हुआ है और ये सारे डिपार्टमेंट का है। पेरोल के अंदर फैक्ट्री की डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री की इनडायरेक्ट लेबर, ऑफिस का सेलिंग, ऑफिस का मार्केटिंग, और फिर प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट हुआ, इनकम टैक्स क्रेडिट हुआ, और बाकी अमाउंट जो है वो पेबल है। बाकी अमाउंट क्या है बेटा? पेबल, एक्रूट पेरोल, और फिर बाद में हमने उसे अदा कर दिया कोमल। एक्रूट पेरोल की अमाउंट वो है जो पेरोल की चारों डिपार्टमेंट की जो तनख्वाह बनती है ना कोमल, उसमें से प्रोविडेंट फंड के पैसे काटे, इनकम टैक्स काटा, अब जो बचे कहा ये अदा करने, और अगले दिन बैंक से अदा भी कर दिए। समझ आई? बोलो। नहीं आई तो फिर दोबारा पूछ लो, बता दूंगा, मसला नहीं है। आगे बढ़ूं? हाँ भाई, देखो तुम लोगों ने इतना मुश्किल वाला समझ लिया, अब जो मैं पढ़ूंगा तुम लोग बोलोगे बड़ा आसान है, इसको मत देखो। मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री एसेट की एंट्री क्या बनती है, याद दिलाओ। फैक्ट्री एसेट पे डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है, तुम बताओ। जॉब ऑर्डर पढ़ा हुआ है तुमने, तुम एंट्री नहीं बता सकते, इसका मतलब है तुम्हें जॉब ऑर्डर नहीं आता। जॉब ऑर्डर नहीं आता तो तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, फिर फैक्ट्री लेजर, जर्नल लेजर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तुमने बोला सर एंट्री बनती है FOH एक्चुअल डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सही है, शुक्रिया, निहायत शुक्रिया आपका ये एंट्री लिखने का। आज फैक्ट्री के एसेट्स फैक्ट्री की बुक में रिकॉर्ड नहीं है, फैक्ट्री सिर्फ मटेरियल, लेबर, WIP, फिनिश गुड्स, इन अकाउंट को मेंटेन करती है बस, और कोई अकाउंट की जिम्मेदार नहीं है। तो फिजिकली फैक्ट्री में एसेट हैं, लेकिन वो एसेट रिकॉर्ड हुआ है किसकी बुक में, बोलो? ऑफिस की बुक में रिकॉर्ड हुआ। फिजिकली एसेट जो है वो फैक्ट्री में मौजूद है, लेकिन उस एसेट का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कहां? ऑफिस में। तो ऑफिस, जब जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा तो फैक्ट्री वाले कहेंगे क्योंकि ये मशीन, क्योंकि ये बिल्डिंग इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो खर्चा भी हमें बर्दाश्त करना चाहिए। तो फैक्ट्री वाले FOH कंट्रोल तो डेबिट करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन अगर ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे तो सोच के बताओ वो सही होगा? सर क्यों सही नहीं होगा? जॉब ऑर्डर में तो सही होता था। जॉब ऑर्डर में हम ये थोड़ी बोलते थे कि दो अलग अलग बुक मेंटेन हो रही हैं। आज हम कह रहे हैं कि FOH कंट्रोल डेबिट, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं क्रेडिट? क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट आज कहाँ मेंटेन होता है, किसकी बुक में? जो अपने पास एसेट मेंटेन करता है, तो एसेट मेंटेन होते हैं ऑफिस की बुक में, तो कॉन्ट्रा एसेट भी कहाँ मेंटेन होगा? ऑफिस की बुक में। तो इसलिए आज ना चाहते हुए क्रेडिट क्या किया? जर्नल लेजर, FOH कंट्रोल डेबिट, जर्नल लेजर क्रेडिट। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या डेबिट होगा? सीधी सी बात, यहाँ जर्नल लेजर क्रेडिट तो यहाँ फैक्ट्री लेजर डेबिट। और अगर तुम फटी हुई आंखों से देखो तो एंट्री तो वही बन रही है, FOH डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। पर क्या पागलपन है सर, ये समझ में नहीं आ रही कुछ कहीं कहीं। अरे भाई समझ जाओ, आज खर्चा जिसका है वही रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन एसेट इसके पास रिकॉर्ड नहीं हुआ तो जब एसेट इसकी बुक में नहीं है तो कॉन्ट्रा एसेट भी अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो कॉन्ट्रा एसेट उसी की बुक में रिकॉर्ड होगा जिसने अपने पास एसेट रिकॉर्ड किया, और सारे एसेट का हिसाब किताब किसके पास होता है? मैंने कहा ऑफिस के पास। शुक्रिया। नहीं समझ आई ये एंट्री? ईमानदारी से बताओ, 20th एंट्री मुश्किल है क्या? शायद हो सकता है किसी को थोड़ी बहुत मुश्किल लग रही हो। 20th एंट्री के बाद 21st को कहता है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन कौन अप्लाई करता है बताओ? ऑफिस वाले अप्लाई करते हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट पढ़ लें आप। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड समझाने की जरूरत है? क्या एंट्री बनाते थे?
WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट, WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट। बनी हुई है वो एंट्री। सर ऑफिस में क्यों नहीं बनी? अबे भाई ये दोनों अकाउंट कहाँ मेंटेन होते हैं अक्लमंदों? फैक्ट्री में। हाँ, वो FOH जो होगा और अदा भी करना होगा, वो लायबिलिटी होगा, वो ऑफिस की बुक में आएगा। ये तो सोच रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि इतने रुपए FOH होगा प्रोडक्ट बनाने पर। अच्छा 22 समझाऊं क्या? बोलो। जॉब तैयार हो गई तो कहाँ तैयार होती है? तैयार फैक्ट्री में होती है, तो रिकॉर्ड भी फैक्ट्री में होगी। फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। सर यहाँ क्यों नहीं एंट्री बनी? क्योंकि कंपनी फैक्ट्री सामान तैयार करके अपने पास ही रखती है, अपने प्रेमिसेस में, जब तक के ऑफिस से ऑर्डर ना जाए कि इतने रुपए का माल डिस्पैच कर दो, इतने रुपए का माल यहाँ भेज दो, इतने रुपए का माल वहां भेज दो। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 23 भी मेरा जाती ख्याल है, अगर मैं गलत ना हूं तो समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक काम करें ना, आप मुझे फेवर ये दें, आप मुझे गुड सोल्ड की एंट्री बताएं कितनी बनती थी, फिर मैं वन बाय वन बोलता जाता हूँ। गुड सोल्ड करते थे ना, सामान बेचने की एंट्री बनती थी दो। पहली बताओ भाई, पहली लड़के, पहली बताओ, पहली बताओ क्या बनती थी? सबने दो लिख के भेजा, पहली कोई भी नहीं बता रहा अभी तक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। अच्छा एक बात बताओ, आज सामान बेच रहा है ऑफिस, तो उस सामान की कॉस्ट भी ऑफिस रिकॉर्ड करेगा और उसके बेचने को भी ऑफिस रिकॉर्ड करेगा, ताकि सही प्रॉफिट निकाल सके। सही है? बात समझ आ रही है? तो अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो यहाँ डेबिट हो जाएगी, लेकिन बताओ फिनिश गुड्स क्रेडिट हो सकती है? और अगर नहीं हो सकती तो क्यों? क्योंकि फिनिश गुड का अकाउंट ऑफिस वाले मेंटेन ही नहीं करते। जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं उनका मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के पार्टिसिपेशन का। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। बाकी ये खाली जगह भरने में तो हम माहिर हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ डेबिट, फिनिश गुड्स यहाँ क्रेडिट, तो फिनिश गुड्स क्रेडिट तो जनरल लेजर डेबिट, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट तो फैक्ट्री लेजर क्रेडिट। सही है भाई? अच्छा सर, ये तो आपने एक एंट्री को दो हिस्सों में बांट दिया। हाँ, इसके बाद सेल की दूसरी एंट्री क्या बनती थी वो भी तो बताओ। अकाउंट रिसीवेबल बोल ही नहीं रहा कोई। सेल की दूसरी एंट्री क्या बनती थी? तो एक बोलिए मेरा बच्चा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट कहाँ मेंटेन होगा आपके ख्याल में? अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट आपके ख्याल में कहाँ मेंटेन होगा? पैसे लेने की जिम्मेदारी ऑफिस वालों की, ऑफिस मेंटेन करेगा। और सामान की कीमत को अपना खर्चा माना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपना खर्चा माना है, तो इसे बेचने को अपनी इनकम भी ऑफिस मानेगा ना, क्योंकि ऑफिस प्रॉफिट और लॉस मालूम करता है। तो प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए ऑफिस को एक्सपेंस और रेवेन्यू प्रॉपरली पता होने चाहिए। बताओ ईमानदारी से ये एंट्री समझ आई? बेटा अगर 23 समझ आ गई तो 24 मुझसे कोई पूछेगा नहीं, और अगर पूछेगा तो मैं बता दूंगा, कोई मसला थोड़ी है। कितना टाइम बाकी है इस मीटिंग में? 4 मिनट है? 5 मिनट, 4 मिनट का ब्रेक ले लो, सही है। और जो ब्रेक नहीं लेना चाहता वो क्वेश्चन 1 की 1 2 दो एंट्री बना ले, फिर तीसरी से मैं हेल्प करता हूँ नई मीटिंग स्टार्ट करके। सर कितने जर्नल बनाने हैं? 2 जर्नल बनाने हैं। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोथ इन द बुक ऑफ जर्नल एंड फैक्ट्री लेजर। सही है, जर्नल एंड फैक्ट्री लेजर। तो आप एंट्रीज बनाने का आगाज अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। आप चाहते हैं मैं डेमोस्ट्रेशन सामने रखूं तो मैं डेमोस्ट्रेशन रख दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें सब बच्चे, और बस बिस्मिल्लाह पढ़ के आप शुरू हो जाएं ये सवाल।
भाई आप लोगों में से क्वेश्चन 1 का स्क्रीनशॉट अगर आप ले चुके हैं तो एंट्रीज बनाना शुरू कर दें, इंतजार ना करें प्लीज। मैं दोबारा मीटिंग शुरू करूंगा ना जब आप लोग हैं क्लास में सब लोग। बिस्मा बेटा आपके साथ हेमंत क्लास में नजर नहीं आ रही, अरीशा क्लास में नजर नहीं आ रही, सामिया क्लास में नजर नहीं आ रही, कहाँ है ये सब लोग? ओके बस बिस्मिल्लाह पढ़ के एंट्री बनाओ फिर सब लोग। अच्छा ठीक है।